नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और वीडियो में। देखिए, आज मैं बात करने वाला हूँ मिड कैप कैटेगरी के सबसे ज़्यादा जो चर्चित फंड है, उसके बारे में। वो कौन-सा है? उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। आपको इसके बारे में अच्छे से पता होगा, करीबन 35,000 करोड़ के आसपास का इसका एयूएम है। लाखों इसके अंदर ऐसे इन्वेस्टर्स हैं, जो कि भैया पैसा लगा के बैठे हैं, एसआईपी वगैरह करके बैठे हैं। लेकिन अभी के समय में ना सबके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही है कि इस फंड का होगा क्या? रिटर्न्स निकल कर क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या इसके अंदर कोई परेशानी है? सॉल्यूशन होगा, नहीं होगा और होगा तो क्या होगा? यही सबके दिमाग में बार-बार चीज़ें चल रही हैं। तो भाई इन सब चीज़ों का समाधान आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ मैं। एक छोटा-सा रिव्यू करने वाला हूँ। किसी भी तरीके का ये जो रिव्यू है, किसी के लिए आप समझ लीजिए अनबायस्ड है बिल्कुल ये, किसी भी तरीके का बायस्ड नहीं है। ना तो भैया मोतीलाल ओसवाल वालों की मैं कोई आप समझ लीजिए कोई तारीफ करने वाला हूँ, ना इस फंड की मैं तारीफ करने वाला हूँ। जो एग्जैक्ट है ना बिल्कुल, जो करंट पोजीशन चल रही है एग्जैक्ट, वही मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा और सब्सक्राइब करके जाइएगा। और भैया अगर अच्छा लगे, आप कोई कमेंट देना चाहें, कुछ पूछना चाहें, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। आज की वीडियो बनाने का सबसे बड़ा मोटिव बस यही है कि आप लोगों के जो क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो मैं दे पाऊँ। फिर से आपको बता रहा हूँ, इस फंड को लेकर किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है भाई, ना ही किसी और फंड को लेकर है, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर रिस्क हमेशा बना रहता है भाइयों। तो इसकी रैंकिंग के ऊपर ना किसी भी तरीके की ना कोई चीज नहीं हुआ है। देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ कि अगर यहाँ पर रैंकिंग घटती या बढ़ती है, अगर 5 स्टार से 4 स्टार होती, तो आप क्लियर समझ लेते कि भैया फंड के अंदर टेक्निकल कोई प्रॉब्लम आ चुकी है। यहाँ पर रैंकिंग चेंज हो जाती है एकदम से। नहीं हुई है, इसका मतलब ये है कि फंड के अंदर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है। क्या और क्या प्रॉब्लम है वो हम खोज लेंगे। अब रिस्कोमीटर वेरी हाई है। 3 साल का सीएजीआर है 27.67%, जो कि अपने आप में काफी अच्छा है। एनएवी है 118 रुपए 41 पैसे। एनएवी भी अच्छा चल रहा है। आगे चलेंगे, अब चेक करते हैं इसका रिटर्न्स वाला पोर्शन, क्योंकि सारी की सारी कहानी तो वहीं पर ही है ना, सारा पेंच ही वहां पे फंसा हुआ है। आप यहाँ देखिए, 3 साल के आप सबसे पहले 3 साल को छोड़िए, 10 साल का सीएजीआर देखिए। 10 साल का रिटर्न है 19.52%, जो कि स्मॉल कैप के बराबर है। 7 साल का है 25%। 3 साल 5 साल का है करीबन 32.33% के आसपास। 3 साल का 27.67। 1 साल का काफी कम है 1.71%। 6 महीने का 4.68। 3 मंथ्स का 1.57। और 1 महीने में कोई भी रिटर्न इसने नहीं दिया है। एक चीज आपको बताता हूँ, मिड कैप कैटेगरी के जो इंडेक्स है वो ऑलरेडी पूरी की पूरी रिकवरी कर चुका है, ऑलमोस्ट सारी की सारी रिकवरी कर चुका है। मिड कैप 150 इंडेक्स जो है, निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई, वो जो टॉप किया था उसने 1 साल पहले, जो टॉप पे गया था वो था करीबन 18,558, 18,500 मान लीजिए। और अभी के समय में 18,300 350 के आसपास चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इंडेक्स ऑलमोस्ट सारी रिकवरी कर चुका है, ऑलमोस्ट। और मिड कैप के जितने भी फंड्स हैं आप देखिए, बहुत कम ऐसे फंड्स हैं जो कि नेगेटिव है, सारे के सारे पॉजिटिव ही हैं पिछले 1 साल में। और सबके रिटर्न 8-9%, 10%, कुछ फंड्स ऐसे हैं जिनके 15% के रिटर्न भी हैं पिछले 1 साल में। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे, पिछले 1 साल में सिर्फ 1.71% के रिटर्न है। और एक समय ऐसा चल रहा था जब मार्केट के अंदर गिरावट थी, दिसंबर 2024 में, लेकिन तब भी ये फंड अच्छे रिटर्न्स निकाल के देता था। सारे के सारे फंड्स गिर रहे थे, लेकिन ये पॉजिटिव चल रहा था और अच्छे रिटर्न्स दे रहा था। लेकिन अब इसके अंदर ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है कि रिटर्न्स निकल कर नहीं दे पा रहे हैं। रीजन क्या है? रीजन हम खोजते हैं। तो ये तो हो गया भैया रिटर्न वाला पोर्शन, जो डेटा था वो मैंने आपके साथ में शेयर कराया। इसके अलावा थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। ओवरव्यू कैसा है? 24 फरवरी 2014 को लॉन्च हुआ था, तो 11 साल तो इसको ऑलमोस्ट हो चुके हैं, 12 साल हो जाएंगे अब 24 फरवरी को। निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई इसका इंडेक्स है। ओपन एंडेड स्कीम है, एक्सपेंस रेशियो 0.69%, अनचेंज्ड है, कोई भी चेंज नहीं हुआ है। 37,500 करोड़ से ज्यादा का एयू है इसके अंदर। मैं तो 35,000 करोड़ कहा था, यहाँ 37,000 करोड़ हो चुके हैं। 23.46% का इसके अंदर सीएजीआर है। 500 रुपए का मिनिमम लमसम और 500 रुपए से मिनिमम एसआईपी इस फंड के अंदर चालू हो जाती है। इसके अलावा 1% इसका एग्जिट लोड 365 दिन के अंदर, 365 दिन के बाद 0% है। ये सारा का सारा बेसिक डेटा आपके सामने, जो कि आप खुद भी चेक कर सकते हैं।
क्या चीज है क्या चीज नहीं है वो सब आपको पता है। लेकिन अब चलते हैं इसका पोर्टफोलियो पर। वहीं पर पूरे के पूरे जो इसकी जो राज है ना, वो वहीं पर दफन है, वहीं है। अब आप ये देखिए 87.22%। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है, जब सारे फंड्स पॉजिटिव रिटर्न दे रहे हैं, इंडेक्स मिड कैप का ऑलरेडी रिकवरी कर चुका है, और मिड कैप की ना सारी की सारी जो स्टॉक्स हैं काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, और जितने भी मिड कैप के फंड्स हैं वो ऑलरेडी मार्केट के अंदर अपना 100% पैसा के आसपास लगा चुके हैं इक्विटी का। ये अभी भी 87% लगा के बैठे हुए हैं, और करीबन 13%, पौने 13% के आसपास ये अभी भी कैश होल्ड करके बैठे हैं। इसके पीछे कारण क्या है मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। सबसे बड़ा कारण रिटर्न्स निकाल के नहीं देने का वो ये है कि ये लोग मार्केट के अंदर कैश लेके बैठे हुए हैं, करीबन 12.5-13%, इसलिए रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं, एक कारण। दूसरी बात, सिर्फ 15 स्टॉक्स हैं इस फंड के अंदर। आप सोचो मिड कैप का जो कैटेगरी है उसके अंदर कोई 50 स्टॉक लेके बैठा है, कोई 60, कोई 100 लेके बैठा है, 150 कंपनीज है, इनके पास सिर्फ 15 स्टॉक्स है। भाई ऐसा क्या है? यही सबसे बड़ी इनकी ना प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम इनकी ये है। दूसरी बात, मैक्सिमम इनकी जो आप पोर्टफोलियो देखो, करीबन 17% है जायंट कंपनीज में। जायंट मतलब टॉप 30, टॉप 50 कंपनीज, और 50% के आसपास है लार्ज कैप में, और सिर्फ 33% है मिड कैप में। मतलब 67% तो आप होल्ड करके बैठे हो लार्ज कैप में, और 33% है मिड कैप में। भाई मिड कैप कैटेगरी का फंड है ना, तो एलोकेशन तो ज्यादा इसी में होनी चाहिए, आपने लार्ज कैप में डाली हुई है 67%। क्या लॉजिक है भाई? इसके अलावा 6 सेक्टर्स हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर सबसे ज्यादा है 35%। अभी टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर आपको पता है कितनी गिरावट आई थी, उसका इम्पैक्ट आपको देखो, 35% यहाँ पे होल्ड करके बैठे हैं। कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी, चलो ये तो ठीक है, 25.91%। इंडस्ट्रियल सेक्टर भी ठीक है, 18.5%। फाइनेंशियल सेक्टर किसी भी फंड की ना जान होता है, यहाँ पर सिर्फ 3.46। क्या लॉजिक है यार? तो अगर आप देखोगे तो इसके अंदर देखो कहाँ का कमी है, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, कैश होल्ड करके बैठे हुए हैं बहुत ज्यादा, एक कारण जिसकी वजह से रिटर्न नहीं आ रहा। सिर्फ 15 स्टॉक्स है, ज्यादा होने चाहिए जिससे कि डाइवर्सिफिकेशन हो और रिटर्न निकल कर आए। उसके बाद मैक्सिमम इनका जो एलोकेशन है वो लार्ज कैप में है, करीबन 67%, और मिड कैप में सिर्फ 33% के आसपास है। रिटर्न्स आएंगे नहीं किसी भी तरीके से, कहाँ से आएंगे रिटर्न्स? बिल्कुल नहीं आएंगे, स्मॉल कैप है ही नहीं इसके अंदर। और जो बेकार सेक्टर्स हैं उसको आप होल्ड करके बैठे हुए हो, जैसे टेक्नोलॉजी। मैं ये नहीं कह रहा कि टेक्नोलॉजी बेकार सेक्टर है, लेकिन इसके अंदर रिटर्न्स कम निकल के आ रहे हैं ना अभी, ये रीजन है, और गिरावट ज्यादा आ रही है। तो ये सारे के सारे इकट्ठे कारण हो के इस फंड की जो परफॉर्मेंस है डाउन कर रहे हैं, और इसीलिए इसके अंदर रिटर्न्स निकल कर नहीं आ रहे हैं, ये कारण है। तो देखा जाए तो जब तक ये सारे के सारे कारण ठीक नहीं होंगे तब तक ये फंड परफॉर्मेंस निकाल कर नहीं दे पाएगा। ये पूरा का पूरा जो मैंने आपको बताया पोर्टफोलियो ओवरव्यू होता है इसका। एक चीज और आपको बताता हूं, अगर आप अब 2026 आने वाला है, अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, रिव्यू कराना चाहते हैं, स्टॉक पोर्टफोलियो, ईटीएफ का, म्यूचुअल फंड, कोई सा भी पोर्टफोलियो बनवाना है, रिव्यू करवाना है, आप करवा सकते हैं। चार्जेस 999 रुपए, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है व्हाट्सएप नंबर, वहां जाके करा सकते हैं। चलिए, ये तो हो गई भैया इसकी बेसिक डिटेल। तो कुल मिला के अगर आप मुझसे कंक्लूजन पूछेंगे तो देखो कंक्लूजन यही है कि फंड के अंदर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम वैसे तो नहीं है, लेकिन हाँ स्टॉक मैनेजर की वजह से, एएमसी की वजह से प्रॉब्लम चल रही है। अगर ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूँ सॉल्ट आउट करेंगे तो फंड परफॉर्मेंस निकल कर देगा। बाकी आप लोगों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, शायद इनकी कोई स्ट्रेटेजी हो, देखिए करीबन 2-4 महीने, उसके बाद कोई डिसीजन लीजिएगा। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।